हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GS IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो परफेक्शन IAS का हम लोग बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स को कर रहे हैं। तो जनवरी और फरवरी महीने का करेंट अफेयर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पे, और आज हम लोग मार्च महीने का करेंट अफेयर्स यहाँ पे बिहार स्पेशल का, बिहार का जो करेंट अफेयर्स है इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर उस वीडियो को आप लोग जनवरी और फरवरी का करेंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू जा कर के उसको देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग देते जाइएगा। बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स। और ये बिहार करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है ये आपको BPSC आगामी जो BPSC की परीक्षा है, CTPO की परीक्षा है, या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें बेनिफिट ये साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं बिहार करंट अफेयर्स का कि पटना, जो पहला टॉपिक है वो पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया। ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जो हैं वो शरद अरविंद बोबडे ने 27 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है। इस शताब्दी भवन का निर्माण पटना हाई कोर्ट के पुराने भवन को ठीक बगल में किया गया है। पटना हाई कोर्ट के नए भवन का निर्माण 203.94 करोड़ रुपए से हुआ है। नए भवन में 43 कोर्ट रूम और 57 चैम्बर्स है, 2 लाइब्रेरी और अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सभी कमिश्नरी में पटना की तर्ज पे बनेंगे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। उप मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य के सभी प्रमंडलों में पटना की तर्ज पे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। सभी सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय, स्नानागार, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। कुछ जगह ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना भी प्रस्तावित है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। पटना के अलावा जो बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर आदि जिलों में रिवर फ्रंट परियोजनाएं शुरू की जाएगी। अगला टॉपिक देखते हैं कि फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण किया जाएगा। तो फल्गु नदी कहाँ, तो गया के विष्णुपद जो मंदिर के पास जो सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जाएगा। फल्गु नदी के सतही जल को रोककर पानी जमा करने के लिए कंक्रीट की फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग, कंक्रीट की जगह जो रबर डैम बनाने की नई तकनीक का प्रयोग बिहार में पहली बार हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंक्रीट की जगह पे रबर डैम को जो तकनीक है इसका उपयोग में लाया जाएगा। कहाँ पे, तो फल्गु जो विष्णुपद मंदिर जहाँ पे है फल्गु नदी पे। ठीक है, अब इसका कुछ देखते हैं कि कौन सा तैयार किया है। इस योजना का प्रारूप जो है वो IIT रुड़की ने तैयार किया है। साथ ही फल्गु नदी से निकली जो दसई पाइन और बड़की पाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा के लिए बीथो शरीफ गांव में बियर बनाने की भी योजना है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 370 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के हैं वो मंगल पांडे हैं। ये 370 करोड़ रुपया देंगे और 13 विविध परियोजनाओं को मंजूरी देंगे। स्वीकृत योजना के तहत राज्य के 11 जिलों में अस्पतालों के भवन एवं छात्रावास का निर्माण होगा। 5 जिलों में मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जबकि 6 सदर अस्पताल का मॉडल जो है अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भाकपा माले को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ठीक है, और ये माले को मिल गया है, क्या चीज़ मिल गया है, तो आपको ये राज्य पार्टी का दर्जा। तो इन लोगों का ये जो मतलब इन लोगों का चुनाव चिन्ह जो होता है ना, ये हंसिया होता है, ठीक है, और हथौड़ा होता है। ठीक है, मतलब ये लोग मजदूर का एक मतलब निशानी टाइप का ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो इनको ये राज्य पार्टी का दर्जा इनको मिल गया है। जैसे कि देखा जाए इसमें पॉइंट, तो बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पे इन लोगों ने दर्ज और तकरीबन 4% वोट हासिल करने के बाद चुनाव आयोग ने भाकपा माले को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये लगभग 4% टोटल वैध मतों का अगर कोई पार्टी चुनाव में मतलब वो करता है और 4 से ज़्यादा सीटों पे वो होता है, चुनाव जीत करके आता है, तो उसको क्या कहते हैं, राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया। कुछ ऐसे ही कंडीशंस हमारे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने में भी किया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विगत विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
और माले जो है उसको मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन ने पारा 6 की अहर्ताओं को पूरा कर लिया है। आयोग ने कहा है कि इसको देखते हुए माले को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट जो है वो कोसी और सीमांचल रूट की ट्रेनों में तेजस्विनी दस्ता तैनात करने की निर्णय लिया गया है। कोसी जो है कोसी और सीमांचल रूट की जो ट्रेनें हैं उसमें तेजस्विनी और तेजस्विनी दस्ता तैनात करने का निर्णय लिया गया, यानी कि एक कुछ ऐसा देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। तो बिहार सरकार ने कोसी और सीमांचल क्षेत्र की महत्वपूर्ण ट्रेनों में आरपीएफ का तेजस्विनी दस्ता, ठीक है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है, ठीक है, उसकी तेजस्विनी दस्ता तैनात करने का निर्णय लिया। तेजस्विनी दस्ता में शामिल महिला रेल सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा करेगी, ठीक है। तो तेजस्विनी का मतलब पूछा जा सकता है, तेजस्विनी का मतलब यह है कि महिला रेल सुरक्षा बल जो है महिला यात्रियों की सुरक्षा करेगी। सफ़र के दौरान महिला यात्रियों के साथ किसी भी तरीके का जो दुर्व्यवहार की घटना नहीं हो सके उसके लिए ये कार्य करेगी, ठीक है। तो अच्छी पहल है, कोसी और सीमांचल रूट की ट्रेनों में तेजस्विनी दस्ता का परिचालन मतलब वो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन ट्रायल आरंभ हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक बस अब बिहार में भी चलेंगे। तो कौन चलाएगा? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, जिसको BSRTC के नाम से जानते हैं, ये 8 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की घोषणा की है। फिलहाल इलेक्ट्रिक बसों को राजधानी पटना से राजगीर होते हुए बिहार शरीफ और पटना से हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर तक चलाया जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा। तो राजधानी पटना से राजगीर और बिहार शरीफ और पटना से हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर तक चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस कितना? तो 8 बसें चलेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके सफल ट्रायल के पश्चात राज्य के बाकी जिलों को भी इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। इन बसों का किराया सामान्य बसों से बहुत ही कम होगा, ओके। और ये इको फ्रेंडली है तो ज़रूरी भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेपाल जो बॉर्डर जो है वो नेपाल बॉर्डर से कुर्सेला तक कोसी नदी में डॉल्फिन समेत जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। नेपाल बॉर्डर से सुपौल सहरसा होते हुए कटिहार के कुरुसेला तक कोसी नदी में पल रहा डॉल्फिन, कछुआ, पंछी, सांप सहित अन्य जलीय जीवों के सर्वेक्षण का शुरू किया गया। ये डॉल्फिन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय प्राणी जो सर्वेक्षण संस्थान देहरादून है, जो देहरादून उत्तराखंड में है, कि उसके विशेषज्ञों के साथ वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग ने नेपाल बॉर्डर की तरफ से सर्वे शुरू किया है। यह सर्वेक्षण नेपाल बॉर्डर के बीरपुर से कुर्सेला तक 150 किलोमीटर से अधिक दूरी में कोसी नदी में नाव से भ्रमण किया जाएगा। नदी के तट पे और नदी में कितनी संख्या में पक्षी सहित अन्य जलीय जीव और वन्य प्राणी है उसकी गिनती करते आकलन किया जाएगा। इसमें कौन कौन से जीव हैं? तो डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी सहित अन्य जलीय जीवों की संख्या तो कम तो नहीं हो रही, उसका विशेषज्ञों की टीम अध्ययन करेगी, मतलब ये चेक करेगी कि इनकी संख्या जो है कम तो नहीं हो रही है ना। सर्वेक्षण के दौरान यह भी देखेगी कि कुरुसेला में गंगा से मिलने वाली कोसी नदी का पानी कितना साफ़ है और उसका क्वालिटी कैसा है। सर्वेक्षण के बाद डॉल्फिन सहित अन्य दुर्लभ जलीय जीवों के संरक्षण की योजना बनाई जाएगी, ठीक है। आगे का पॉइंट देखते हैं कि निगम मुख्यालय में मैनहोल सफाई हेतु बैंडिकूट मशीन यानी कि रोबोट जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। पहली बार बिहार में निगम मुख्यालय में बैंडिकूट मशीन यानी कि रोबोट को लॉन्च किया जाएगा। पटना में मैनहोल और गटर की सफाई में रोबोट से शुरू की जाएगी और इसका सफाई का काम सफल रहा तो नगर जो निगम है वो ज़रूरत के मुताबिक अतिरिक्त मशीनें को मंगवाएगा। जैसे कि होता था कि गटर जो होता था, ठीक है, होल होता था, मैन होल होता था, उसमें ना इंसानों को डाला जाता था, जिसकी वजह से उसमें मतलब मीथेन गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब इत्यादि जो जहरीली जो गैसें होती थी उसके घुटन के कारण बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती थी। इस वजह से क्या हुआ है कि ये बैंडिकूट मशीन जो रोबोट को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये मुख्यालय में किया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे इसका ये रोबोट है, ठीक है, बैंडिकूट जो रोबोट है इसी के द्वारा ये मेन होल जो है इसको साफ किया जा रहा है। अब ये कौन करवा रहा है? तो ये जो है CSR मध्य के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने निगम को 40 लाख रुपए की वित्तीय मदद की है। पहली मशीन की खरीद के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं पटना का नगर निगम के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के पूर्व राज्यपाल रामा जोइस का निधन हो गया है। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रामा जोइस का 16 फरवरी 2021 को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। ये हैं
जो ये हैं बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रामा जोइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार ने 15 फरवरी 2021 को रात 12 बजे से राज्य के सभी टोल पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल से गुजरने पर दोगुना टोल देना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में दीदारगंज जो ये पटना में पड़ता है, टोल प्लाजा से सर्वाधिक प्रतिदिन 22,000 गाड़ियाँ गुजरती है। अरे बाप रे, 22,000 गाड़ियाँ। ठीक है, फास्टैग की चिप स्टिकर के रूप में गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगी होती है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा से होकर गुजरती है, टोल प्लाजा पर लगा सेंसर इस चिप को क्या करता है, रेडियो के थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के मदद से रीड कर लेता है और उसका टोल प्लाजा के हिसाब से तय पैसे अपने आप उसके अकाउंट से कट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कला विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव। हाल ही में बिहार में कला विश्वविद्यालय यानी आर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर के संस्कृति विभाग ने एक प्रस्ताव को तैयार किया है और बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की इसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, और ये जो है जो कला विश्वविद्यालय होगा, स्थापना के बाद क्या होगा कि इस विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारी, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट कला विद्याओं की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही संगीत, नाटक, नृत्य, पेंटिंग समेत अन्य विद्याओं में कार्यरत संस्थानों को संबद्धता प्रदान की जाएगी। बिहार कला विश्वविद्यालय न सिर्फ संबद्धता यानी कि एफिलिएशंस मिल सकेगा, बल्कि यह विश्वविद्यालय कला विषय में परीक्षा का संचालन करा करके डिग्रियों को भी वितरण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सहरसा में समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट तैयार किया जाएगा। ये तैयार हो गया है। बिहार के सहरसा शहर के कोचिंग डिपो के पास समस्तीपुर मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट बनाया गया है। इसमें केवल 5 मिनट में ट्रेन की सभी 24 बोगियों के बाहरी हिस्से की धुलाई और सफाई हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रेन को धोने के लिए वो संयंत्र तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई कार्य में लगने वाले 80% पानी का दोबारा उपयोग हो पाएगा। एक कोच की धुलाई और सफाई में लगने वाली 250 से 300 लीटर पानी जो है की बजाय 50 से 60 लीटर के पानी लगेंगे। उनमें से भी 80% पानी रिसाइकल होकर दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगने से पानी की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। आगे का देखते हैं कि स्टडी ऑफ बिहार जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य की बर्बादी पर शोध हुआ है। बिहार में बाढ़ की त्रासदी से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से शोध शुरू किया गया है और यह शोध जो है वो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना जो तत्वाधान में यह शोध करवा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 विशेषज्ञों की एक टीम है जो राज्य के 7 जिलों में शोध कार्य में जुटी हुई है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती व कोसी नदी की बाढ़ से त्रासदी झेलने वाले 7 जिलों को इस शोध में शुमार किया जाएगा। ठीक है, तो और इस शोध का जो विषय है वो कॉपिंग विथ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंजेज स्टडी ऑफ बिहार रखा गया है। ठीक है, इस शोध के जरिए विशेषज्ञों की टीमों को यह जानने की कोशिश करेगी कि हमेशा बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले इलाकों के लोगों की शिक्षा का स्तर क्या है, बाढ़ के कारण बच्चों व युवाओं की शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों की औसत आयु, उनमें समान रूप से पाई जाने वाली बीमारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच। ठीक है, और जैसी जानकारी इसमें ये शोध का हिस्सा है। ठीक है, और ये किन किन जिलों में काम कर रही है, तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, अररिया सहित बाढ़ प्रभावित कुल 7 जिले हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित औराई, कटरा व गायघाट का अध्ययन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिहार विद्युत अधिनियम में संशोधन हुआ है। तो बिहार सरकार ने मीटर बदलने के लिए विद्युत अधिनियम में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार बिजली जो मीटर बदलने के लिए विनियामक आयोग समय तय करेगी, लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 72 घंटे के भीतर मीटर बदल दिया जाएगा। अभी यह व्यवस्था ट्रांसफार्मर के मामले में लागू है। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है। ये भी बिहार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इन आदर्शों का अनिवार्य तौर पे पालन करना होगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार पंचायत राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। तो क्या है, तो बिहार ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज एक्ट 2006 में संशोधन का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार किया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संशोधन विधेयक विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। सदन से पारित होने के बाद यह संशोधन एक्ट का हिस्सा बन जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ को प्रावधान किया गया है ये पंचायती राज संशोधन में, तो नए नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया में कई ग्राम पंचायतों का हिस्सा उसमें शामिल हो गया है। इसके बाद से ऐसे प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस एक्ट में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की आबादी 7,000 के करीब होगी, परंतु अभी जो पंचायतें प्रभावित हुई है उसका पुनर्गठन 3,000 की आबादी पे किया जा रहा है। इसी को लेकर संशोधन किया जा रहा है। संशोधन में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि विशेष परिस्थिति में 7,000 से कम की आबादी पर भी जिलाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकेंगे। राज्य में करीब 200 ग्राम पंचायत ऐसी है जिसका पुनर्गठन किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जहां 3,000 या इससे अधिक की आबादी है उसे ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। वहीं इससे कम की आबादी होगी तो उसे समीप के ग्राम पंचायत का हिस्सा बना दिया जाएगा। आगे का पॉइंट देखते हैं कि इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया ज्वाइंट सर्वे पर बनी सहमति। ठीक है, इंडो नेपाल के बीच नो मैंस लैंड को लेकर पिछले कई दशकों से हो रहे विवाद के बाद अब दोनों देशों के जो विदेश और गृह मंत्रालय के अधिकारी ज्वाइंट सर्वे पर सहमत हो गए हैं। इस वर्ष दोनों देशों के अधिकारियों की मौजूदगी में सीमाई इलाके का सर्वे किए जाने की संभावना है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अररिया जिला के सीमाई इलाकों में अतिक्रमण और अक्सर झगड़ा का शिकायत एसएसबी को मिलती रहती है। तो ये सब जान लेंगे हम क्या होता है नो मैंस लैंड। जब किसी दो देशों के जो बीच की सीमा निर्धारित करने के लिए कुछ भूमि छोड़ दी जाती है तो उस जगह को नो मैंस लैंड कहते हैं। यह जगह किसी भी देश के अधिकतर क्षेत्र में नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, और इसमें जो सीमा निर्धारण के लिए जो स्तंभ या बाड़ जो लगा दी जाती है, ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा के बीच में दोनों देशों के बीच 18-18 गज की चौड़ाई में छोड़ी गई जगह नो मैंस लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली खरीद पर लगी मुहर। बिहार सरकार राज्य में बिजली की आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी ये छत्तीसगढ़ से खरीदा जाएगा। ठीक है, विद्युत इसकी खरीदारी करेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में बिजली कंपनी और छत्तीसगढ़ के बीच हुए करार को मंजूरी दे दी है। कंपनी अगले 3 वर्ष तक बिजली की खरीदारी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च हुआ। पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के 1 मार्च 2021 को पूरे राज्य में एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया। एम पासपोर्ट ऐप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सभी जिलों के दरोगा, डीएसपी और एएसपी को प्रशिक्षित किया गया है। अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिन लगते हैं। एम पासपोर्ट ऐप की मदद से 10 दिन से भी कम समय में वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा। एम पासपोर्ट ऐप के माध्यम से पुलिस सिर्फ आवेदक के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करेगी, इस आधार पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार मंत्रिमंडल का यहाँ पे विस्तार किया गया। तो सबसे पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। 9 फरवरी 2021 को ये इसका विस्तार किया गया और 2021 को किया गवा मंत्रिमंडल में 17 मंत्रियों ने शपथ ली है। भाजपा से 9 जबकि जदयू से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। अभी नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर 13 मंत्री थे और यहाँ पे 9 निर्वाचित मंत्रियों की सूची दी गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इन लोगों का चेहरा। शाहनवाज हुसैन है, श्रवण कुमार है, लेसी सिंह है, मदन सहनी है, नितिन नवीन है और सुभाष सिंह है। यहाँ पे सब दिया हुआ है, कौन से कम्युनिज्म के हैं, कौन से पार्टी के हैं, सब कुछ यहाँ पे आप लोग पहुँच करके इसको देख सकते हैं। जेडीयू के मंत्री के नाम
ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। जयंत राज जो है वो विधायक जो अमरपुर जो कुशवाहा है, ये भी मतलब दिया हुआ है सीरियली, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए क्या चीज़ है, तो 243 सीटें बिहार विधानसभा में है। कुल संख्या का 15-25 हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में हो सकती है। इसके मुताबिक बिहार में सीएम सहित कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। विश्व का दूसरा और देश का पहला सबसे बड़ा अस्पताल होगा पीएमसीएच। ठीक है, तो पटना का पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। अभी विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल ताइवान का चांगगंग मेमोरियल जो है इंस्टीट्यूट है, मेमोरियल हॉस्पिटल, उसकी जो क्षमता है 10,000 बेड की है। पीएमसीएच में अभी कोविड वार्ड को मिलाकर लगभग 1800 बेड क्षमता है। अगले 7 साल में पीएमसीएच का 5462 बेड का अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यहाँ एक ही छत के नीचे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, यहाँ पे एक ही तरह के छत के नीचे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल, डॉक्टर्स चैम्बर्स, क्लासरूम, सभी जांच और पैथोलॉजी सुविधाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से लेकर एमआरआई, ब्लड बैंक आदि की सुविधाएं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम में परिवर्तन किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे वो कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम में परिवर्तन किया गया है। नए नियम के तहत जो है अब उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। पुरखों के नाम से खेत में अपने शेयर का निकाले गए भूस्वामित्व प्रमाण पत्र जो एलपीसी होता है से काम नहीं चलने वाला। योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर हाल में खेत का म्यूटेशन अपने नाम से कराना होगा, मतलब कि दाखिल खारिज कराना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर अररिया गलगलिया तक जो है बनने वाली सड़क को केंद्र की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर प्रस्तावित अररिया गलगलिया को केंद्र की मंजूरी दे दी है। 94 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनने से सीमांचल को विशेष लाभ होगा। कैसे, तो आप लोग इस सड़क को देख सकते हैं। इससे ईस्ट वेस्ट जो है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर सीमांचल के नेशनल हाईवे 327 ईस्वी के गलगलिया से अररिया के बीच 94 किलोमीटर लंबे और 4 लेन पथ का निर्माण कार्य अब जो है वो जल्द ही शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे बिहार बजट 2021 से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं।